गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस हम पढ़ चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस है। देखिए भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस तो इस टॉपिक के अंदर हम देख रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है म्यूचुअल मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू म्यूचुअल। म्यूचुअल मीन्स यहां पर हमारे पास दो कॉइल होंगी। एक मिनट, यहां पर हमारे पास टू कॉइल्स ली जाएंगी। जब हम टू कॉइल्स की बात करते हैं तो हम ये कहेंगे कि हम करंट एक कॉइल में पास करेंगे और इंड्यूस्ड ईएमएफ दूसरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब म्यूचुअल है। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास टू कॉइल्स हैं। मैं एक डायग्राम बना रहा हूं। ये हमारे पास एक कॉइल है जिसमें I1 करंट पास हो रहा है। इस कॉइल को हमने प्राइमरी कॉइल बोल दिया है। ये हमारे पास प्राइमरी कॉइल है। अब हमने क्या किया, एक और कॉइल ले ली और इस कॉइल के ऊपर ही लपेट दिया हमने यू, और इसमें हमने I2 करंट पास कर दिया। इस कॉइल को हमने बोल दिया सेकेंडरी कॉइल। ठीक है भाई। अब हम ये कह रहे हैं कि एक कॉइल में मान लीजिए आप इसमें करंट ही पास नहीं कर रहे हो, आपने कोई करंट पास नहीं किया अभी तक। क्लियर? आप ये कहते हो कि हम फर्स्ट कॉइल में करंट पास कर रहे हैं, तो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस की स्टेटमेंट भी बोल देते हैं। इट इज द फिनोमेना ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल which flux is linked with the another coil in which current is pass। और आप ये भी कह सकते हो it is the phenomena in which when current pass through one coil and induced EMF produced in secondary coil which is linked with primary। मतलब उस कॉइल के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है जिसका लिंक प्राइमरी के साथ है। हमने प्राइमरी में करंट प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ। मतलब ये आपके पास सेकेंडरी कॉइल है, इसके अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है। समझ आ गया होगा। करंट आपने प्राइमरी कॉइल के अंदर दिया, तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है। अब वही हमारे रूल्स हैं। रूल्स क्या है भाई? हम क्या कह रहे हैं भाई? फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो एक बात हमेशा याद रखना, फाई क्या है? ईएमएफ लिंक विद सेकेंडरी, ये याद रखना। और आई क्या है हमारे पास? करंट गिवन टू प्राइमरी। शायद आपने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, उसमें भी यही था कि आप प्राइमरी कॉइल को तो इसमें तो आप प्राइमरी कॉइल को करंट दे रहे हो, और फाई क्या है? सेकेंडरी के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। जब सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था तो उसमें भी हमने ईएमएफ की बात की थी, पर वो उसी कॉइल के अंदर था और हर एक टर्म का आपने निकाला था ईएमएफ। यहां देखिए, ईएमएफ लिंक विद सेकेंडरी कॉइल, ये आपने लेना है। जैसे कि आप ये कहोगे कि सर अगर हम इसमें देखें तो जो फील्ड लाइंस का डायग्राम अगर बनेगा तो टोटल फील्ड लाइंस इसमें से पास हो जाएंगी, बट ऐसा नहीं है। क्या पता लिंक अलग तरीके का हो, क्या पता इन दोनों का साइज अलग अलग हो। क्यों? क्योंकि प्राइमरी के अंदर इसको रखा है, इसका साइज छोटा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भी कम जाएंगी। इंपॉर्टेंट बात तो यही है। अगर इसका साइज सेम है तो फील्ड लाइंस कंप्लीट इक्वल जाएंगी। हम लगभग इक्वल साइज ले लेते हैं, बट एनसीईआरटी में क्वेश्चन डिफरेंट साइज का भी दिया हुआ है। मान लीजिए आपने क्या कहा कि आपके पास एक कॉइल है इस तरह से, ठीक है, और इसी के अंदर एक दूसरी कॉइल, छोटी कॉइल यूं रख दी। समझ आ गया? अब आपसे इसके अंदर जो छोटी वाली कॉइल है ना, इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछा गया। आपको पता है दोनों का एरिया अलग अलग है,
दोनों की रेडियस अलग अलग है। तो यहां पर भी मान लीजिए मैं ये कह देता हूं कि इसकी लेंथ को हम L मान लेते हैं, दोनों की लेंथ सेम होगी। फिर हमने कहा कि ये जो रेडियस है सेकेंडरी की रेडियस R1 और प्राइमरी की रेडियस को R2 बता देते हैं। समझ आ गया? दोनों का एरिया क्या हो गया? डिफरेंट डिफरेंट हो गया। अब देखिए ध्यान से कि हमने ये कहा जो फाई है वो ईएमएफ लिंक विद सेकेंडरी है, मतलब इसने कितना भी ईएमएफ प्रोड्यूस किया, ये फ्लक्स प्रोड्यूस किया हो, तो ये जरूर ध्यान रखें कि इस कॉइल के अंदर कितना गया। जो ब्लू कलर की कॉइल है उसके अंदर कितना फ्लक्स एंटर हुआ, केवल उसकी बात चल रही है, टोटल फ्लक्स की बात नहीं हो रही है। हम बार बार इस पॉइंट को गौर कर रहे हैं। मैंने यहां पर लिखा है ईएमएफ लिंक विद सेकेंडरी, कि सेकेंडरी कॉइल के साथ कितने ईएमएफ का लिंक किया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चलो कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने ये कहा कि फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, फाई इज इक्वल टू एम आई, एम कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम क्या कर देंगे? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देंगे। समझ आ गया? ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब है कि भाई इन दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग कितनी है, इन दोनों में म्यूचुअल शेयरिंग कितनी है। काफी बार क्या होता है कि एक कॉइल तो यूं रखी जाती है, दूसरी कॉइल को यूं रख दिया जाता है। अब क्या यहाँ पर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसके अंदर एंटर करेगी, क्या इतनी ही करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी भाई। काफी बार इन दोनों को अलग तरीके से, मीन्स जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ डायग्राम बनाऊं, एक कॉइल को यूं रख दिया, दूसरी कॉइल को ऐसे रख दिया, तो ये इनकी म्यूचुअल शेयरिंग है कि यहाँ से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसके अंदर एंटर कर रही है, कितनी नहीं कर रही है, कुछ बाहर चली जाती है। तो सबसे ज्यादा शेयरिंग का जो सिस्टम होता है वो ये वाला सिस्टम होता है। इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइंस शेयरिंग सबसे ज्यादा होती है, जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। क्लियर? तो हम एम क्या है हमारे पास? जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस विच डिपेंड्स ऑन मेनी पॉइंट्स। इसके बारे में हम बाद में जिक्र करेंगे। और सीधा सीधा मतलब ये है कि प्राइमरी में करंट पास किया तो उसकी फील्ड लाइन सेकेंडरी के साथ कितना शेयर करती है, कितना म्यूचुअली डिपेंड है, उस पॉइंट पर ये सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। समझ आ गया? अब चलो ध्यान से देखिए, अब हम इसको थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलो देखिए, हमने क्या कहा? वी नो, ये यहां से मान लीजिए आपसे कहे कि कोई कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करिए, तो हम क्या कहेंगे? इफ आई इज इक्वल टू 1 एम्पियर, हमने कह दिया मान लीजिए मैं 1 एम्पियर करंट पास कर रहा हूं, देन फाई इज इक्वल टू क्या हो गया? बोलो हो गया कि नहीं? डेफिनेशन का तरीका वही जो सेल्फ इंडक्टेंस में दिया था। म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन फाई। व्हाट इज फाई? फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल या फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी कॉइल व्हेन करंट 1 एम्पियर पास थ्रू। करंट किसमें पास किया था? प्राइमरी कॉइल। समझ आ गया? करंट 1 एम्पियर पास थ्रू द प्राइमरी कॉइल। फिर इसी तरह से हम कहेंगे वी नो E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डी अपॉन डी टी एम आई, एम बाहर ले लिया तो सॉरी बेटा E इज इक्वल टू माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस में। अब ये क्या है? करंट चेंज, ये क्या है? करंट चेंज कितना है? 1 एम्पियर पर सेकेंड। करंट चेंज किस में करोगे? इन प्राइमरी। ये क्या है आपके पास? इंड्यूस्ड ईएमएफ। किस में प्रोड्यूस हुआ है? सेकेंडरी के। समझ आ गया होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। पॉइंट क्लियर हो? यहां पर क्या है? एम। एम क्या है? कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ आ गया होगा? अब हम क्या कह देंगे भाई? ये
डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 एम्पियर पर सेकेंड ले लिया तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास एम म्यूचुअल इंडक्टेंस। हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू कॉइल्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल व्हेन 1 एम्पियर पर सेकेंड करंट चेंज इन प्राइमरी कॉइल। समझ आ गया होगा भाई। तो ये हम कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन करके बता रहे हैं, साथ साथ हमने इनकी डेफिनेशन भी बता दी है। जैसे कि सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था उसी तरह से हमने इनको बताया। अगली बात है कि भाई हम इसकी यूनिट की बात करें। यूनिट की बात करेंगे तो बेटा इसकी यूनिट हेनरी होती है, एच से लिखते हैं इसको। और दूसरा वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर भी आप बता सकते हो, क्योंकि सेम फॉर्मूला वही आएगा। यहां से अगर आप एम की वैल्यू निकालोगे तो माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी, सेम सेल्फ इंडक्टेंस में जो आया था। तो यूनिट और दूसरा डायमेंशनल फॉर्मूला। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कल आपसे सेल्फ इंडक्टेंस का जो निकाला था वही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। कौन सा भाई? M1 L2 T माइनस 2 A माइनस 2, ये सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब सेम उसी तरह से निकालना है जैसे कि कल हमने फाई इज इक्वल टू एल आई निकाला था, आज फाई इज इक्वल टू एम आई रखेंगे। तो एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई और एम इज इक्वल टू भी क्या आ रहा है फाई अपॉन आई, दोनों सेम है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिए है। पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये पढ़ने के बाद आपसे ये पूछा जाएगा व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ एम, या what is the value of m on which it depends, what is the factors on which mutual inductance depends। आपने वो फैक्टर्स बताने हैं जिस पर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है। समझ आ गया भाई। तो चलो देखिए ध्यान से, अब हम इसकी एक्सप्रेशन पढ़ते हैं भाई। देखिए हम क्या करें, यहां से मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं कि हमने प्राइमरी में करंट पास किया। पॉइंट ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात हम यहां पर बताएंगे आपको, मैं यहां लिख रहा हूं N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बताने पड़ेंगे, इनकी जरूरत होगी इन प्राइमरी। N2 नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी पर यूनिट लेंथ इन सेकेंडरी कॉइल। कैपिटल N1 क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। N2 क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। भाई ये तो बता सकते हो ना कि पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल लेंथ दोनों की क्या बताई हमने? L, और अलग अलग भी हो सकती है, L1 L2 भी हो सकती है, वो हम उसके अकॉर्डिंग ले लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि भाई N1 क्या होगा, N1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 बाई L हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N2 इज इक्वल टू कैपिटल N2 बाई L हो जाएगा कि नहीं भाई। उसके बाद एरिया, अगर प्राइमरी के एरिया जो आप ले रहे हो, प्राइमरी का एरिया R1 रेडियस ली हुई है तो एरिया क्या हो जाएगा? A1 इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर और A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई R2 स्क्वायर। और आप इन दोनों को लगभग इक्वल भी ले सकते हो, तो A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A भी आप कह सकते हो। समझ आ गया? A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A भी कह सकते हो। दोनों का एरिया नियरली इक्वल टू सेम ले लो, अगर नहीं लेना चाहते तो हम बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। क्लियर? चलो इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, एरिया की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत पड़ेगी। चलो देखिए अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। मैंने ये कहा कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए। अब कल जो पढ़ा था उसको एक बार दिमाग में देखिए कि कल हमने आपसे क्या पढ़ाया था। कल अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने फाई इज इक्वल टू एल आई निकाला था, मतलब मेरा मेन एम था कि मैं फाई निकाल दूं, और यहां पर भी मैं वही करूंगा। क्यों? क्योंकि आपने क्या पढ़ा था? आपने ये पढ़ा था फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, एंड फिर क्या लिखा था आपने? फाई इज इक्वल टू एम आई, और हमने क्या निकालना है? एम निकालना है। वही बात है यहां पर भी हम एम ही निकाल रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं? मैं फाई निकाल देता हूं। सबसे पहले देखिए वी नो
फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है भाई। फाई इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड आया कहां से, जिसमें करंट पास किया उसकी वजह से आया। हमने करंट किसमें पास किया, प्राइमरी कॉइल के अंदर। किसमें पास किया, प्राइमरी कॉइल में पास किया। हम कहेंगे B1 मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल। B1 सोलेनोइड है, प्राइमरी जो कॉइल है इसको सोलेनोइड कहेंगे। सोलेनोइड है तो फॉर्मूला क्या होता है, N म्यू नॉट I। बोलो होता है कि नहीं भाई। इस कॉइल के अंदर करंट कितना पास किया आपने, I1। इस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, N1 म्यू नॉट इंटू I। ये क्या हो गया आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड इन प्राइमरी कॉइल। अगर ये प्राइमरी कॉइल अकेली रखी रहती तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना प्रोड्यूस होता। पॉइंट क्लियर है। अब एक बात ध्यान से समझिए, ये मैग्नेटिक फील्ड किसके अंदर एंटर कर रहा है, सेकेंडरी के अंदर एंटर कर रहा है। और हमें फ्लक्स किसका चाहिए, सेकेंडरी कॉइल का चाहिए। किसका चाहिए, सेकेंडरी का। हम कहेंगे फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी इन ईच टर्न। ये जितना भी फ्लक्स है ये हर एक टर्न में से पास होगा। मान लीजिए ये 10 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो फर्स्ट टर्न में भी ये जो रेड कलर का जो सर्कल बना हुआ है, ये जो कॉइल बनी हुई है, इस कॉइल में जितनी फील्ड लाइंस पास हुई इसमें भी उतनी हुई, इसमें भी हर एक टर्न में से उतनी पास हुई। मैं केवल एक टर्न की बता रहा हूं, बाद में हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की निकालेंगे, जैसे कि हमने सेल्फ इंडक्टेंस में निकाला। इन ईच टर्न की बात कर रहे हैं, कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बेटा, B2 डॉट, सॉरी बेटा, फील्ड किसका है, प्राइमरी कॉइल का है, और एरिया किसका है, सेकेंडरी कॉइल का है। ये ध्यान से समझना भाई। सेकेंडरी कॉइल, मान लो ये सेकेंडरी कॉइल का एरिया और कम होता तो फील्ड लाइंस भी तो कम हो जाती, तो फ्लक्स कम हो जाता। क्योंकि जो प्राइमरी कॉइल है, देखिए ये बड़ी बना रखी है मैंने, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, अब फ्लक्स तो यहां से भी तो जा रहा है फील्ड लाइंस, बट ये कॉइल छोटी थी तो ये तो फील्ड लाइंस तो बाहर रह गई। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं भाई। कुछ फील्ड लाइंस तो हमने जो यहाँ पर बनानी थी वो हमने बनाई भी तो नहीं, जैसे कि ये फील्ड लाइंस है, ये वाली है, क्या ये इन कॉइल्स के अंदर एंटर करी, नहीं, ये तो बाहर रह गई। तो ये टोटल फ्लक्स जो बनेगा वो प्राइमरी के एरिया के हिसाब से थोड़ी बनेगा, ये तो सेकेंडरी के एरिया के हिसाब से बनेगा कि सेकेंडरी के साथ कितना लिंक है। देखिए मैंने लिखा है फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी इन ईच टर्न। समझ आ गया। तो एरिया किसका लिया जाएगा, सेकेंडरी का। और कौन सी फील्ड लाइन एंटर कर रही है, इसकी जो फील्ड लाइंस थी B1 थी वो एंटर कर रही है। एरिया जितना कम होगा फ्लक्स उतना ही कम हो जाएगा, एरिया जितना ज्यादा होगा फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए आपने कहा कि सेकेंडरी के जो टर्न्स है वो इससे बड़े हैं, तो जितनी फील्ड लाइंस इसमें ले रखी हैं तो B1 का जो एरिया होगा हम उसी को ही लिख देंगे। समझ आ गया। चलो देखिए, अब हमने क्या कहा, टोटल फ्लक्स लिंक ऑल टर्न्स, जितने भी टर्न्स हैं, ऑल टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। φ2 लिखते हैं भाई, जो लिंक किया गया है सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स है, तो φ2 क्या लिखा जाएगा, B1 इंटू A2। अब B1 की वैल्यू आप पुट कर सकते हो, तो φ2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 म्यू नॉट I1 मल्टीप्लाई बाई क्या हो गया, A2। A2 आप पाई R2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, ये आपकी मर्जी है। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब आपने इनका एरिया, ये फ्लक्स निकाल दिया। अब देखिए बेटा, अगर ध्यान से देखें तो सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हुआ है, सॉरी हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स बता दिए। और यहां पर एक फॉर्मूला, ये पॉइंट हम भूल गए, क्या लिखा था हमने, टोटल फ्लक्स लिंक ऑल टर्न्स। क्या लिखा था हमने, ऑल टर्न्स। अब ये तो केवल ईच टर्न के लिए था, तो हमने B1 और A2 की वैल्यू रखी, मल्टीप्लाई बाई सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, N2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है उसके साथ भी मल्टीप्लाई करिए N2। समझ आ गया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे, ये क्या था हमारे पास भाई,
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो phi2 इज इक्वल टू n1 अपॉन l मल्टीप्लाई बाई n2 म्यू नॉट I1 A2। कोई प्रॉब्लम है यहां तक? अब ध्यान से देखिए, हमने ये फॉर्मूला लिखा था phi इज इक्वल टू mi, बोलो लिखा था कि नहीं? आपने क्या कहा था? फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इन वन कॉइल एंड करंट गिवन टू अनदर कॉइल। आपने क्या कहा? प्राइमरी में करंट दिया, फ्लक्स सेकेंडरी में प्रोड्यूस हुआ। phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। भाई सेकेंडरी के अंदर कितना लिंक है? सेकेंडरी के अंदर जो फ्लक्स है हमने उसका जिक्र किया था, उसका कितना लिंक था? phi2 था। प्राइमरी में करंट कितना गिवन था? I1। तो phi2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 लिखा जाएगा। एंड phi2 इज इक्वल टू, अब मैं इस फॉर्मूले को बदल देता हूं और मैं कह देता हूं M21 इंटू I1। अब आपने इसको समझना है ये क्या है। M21 म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कॉइल। अब आपने समझना है, मैं ये कह रहा हूं कि सेकेंडरी कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब जो सेकेंडरी कॉइल है ना, इसकी कितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस है फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, पहली कॉइल के रिस्पेक्ट में। समझ आ गया? इसकी जितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी उतना ही यहां पर उन दोनों का रिलेशन मिलेगा। समझ आ गया होगा? जिसको हमने M21 से लिखा था। उसके बाद हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर कर देते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? M21 I1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्या बना हमारे पास? N1 N2 म्यू नॉट I1 A2 अपॉन L। I1 से I1 कैंसिल हो गया, M21 आ गया हमारे पास N1 N2 म्यू नॉट A2 अपॉन L। समझ आ गया? हम कहेंगे कि इफ both coils have nearly same radius, हमने कहा कि इन दोनों के रेडियस लगभग सेम है, मतलब एक दूसरे के ऊपर टाइट लपेटा हुआ है। इसका मतलब नियरली इक्वल टू सेम रेडियस है, देन A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A। समझ आ गया? उसके बाद ध्यान रखना M21 इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास? N1 N2 म्यू नॉट A बाई L। शायद अगर आप कंपेयर करो तो कल का जो फॉर्मूला था सेल्फ इंडक्टेंस का, उससे कहीं अलग नहीं है ये फॉर्मूला। ध्यान से देखिए, कल का जो फॉर्मूला था L इज इक्वल टू, वो हमारे पास था N स्क्वेयर म्यू नॉट A बाई L। N स्क्वेयर को आप N मल्टीप्लाई बाई N लिख सकते हो। और ये कहां से आया था? कि जिस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स थे जिसमें करंट पास किया था, उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाई उसी कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था, मतलब उसके सेम नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पर करंट नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें करंट पास किया गया है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है, इन दोनों की मल्टीप्लाई है। यहां पर भी वही फॉर्मूला है, एकदम सेम फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर आप टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दोनों के सेम ले लेते हो इक्वल लेंथ पर, तो सेम एज इट इज फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पर म्यूचुअल इंडक्टेंस किस किस पॉइंट पर डिपेंड करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। क्या कहोगे? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये तो पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या कहोगे आप? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परमिएबिलिटी म्यू आर। अगर मान लीजिए आपने इस कॉइल के अंदर कोई मीडियम पुट कर दिया, यहाँ पर कोई मीडियम रख दिया, कोई भी मीडियम आप पुट कर देते हो, आप मान लीजिए यहाँ पर इसके अंदर एक मीडियम रख देते हो, कॉइल के अंदर आपने एक मीडियम पुट किया। अब क्या होगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर आएगा, मीन्स रिलेटिव परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। तीसरा पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताया था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कितने पॉइंट हो गए? 3। जैसे कि आपने सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़े थे, उसी तरह से आपने यहां पर भी ये सारे पॉइंट बताए। अब अगला पॉइंट मैं जो आपको बता रहा हूं, उसमें वो सबसे इंपॉर्टेंट है जो सेल्फ इंडक्टेंस में नहीं था। अगला पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, फोर्थ पॉइंट, क्योंकि 3 रिलेशन हम बता चुके हैं।
अगला जो रिलेशन है दैट इज द रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स। रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन कॉइल्स, कॉइल के बीच की रिलेटिव सेपरेशन। बेटा जैसे कि मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था सबसे पहले, जैसे कि आप इसका स्नैप ले लीजिए, आप इसका स्नैप ले लीजिए, मैं यहां पर बता रहा हूं। रिलेटिव सेपरेशन का मतलब है जैसे कि आपके पास एक कॉइल यहां पर आपने बना दी और दूसरी कॉइल को आपने इनके इसके यू बना दिया। अब आप देखोगे कि इन दोनों के बीच में बेटा सेपरेशन है। मान लो इस कॉइल को थोड़ा और ऊपर बना देते तो फ्लक्स का लिंक तो और भी कम हो जाता, या इसके पास बना देते तो फ्लक्स का लिंक तो और भी बढ़ जाता। मेरी बात समझ आ रही है भाई? तो अगर इनके बीच में रिलेटिव सेपरेशन को आप चेंज करोगे तो भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड कर रही है। समझ आ गया? अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अगला एक फिफ्थ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, रिलेटिव ओरिएंटेशन। रिलेटिव ओरिएंटेशन, ये पांचों पॉइंट आपने याद रखने हैं कि इनके बीच में रिलेटिव ओरिएंटेशन कैसे। फॉर एग्जांपल इस कॉइल को यहां रखने की बजाय इसके ऊपर ही बाउंड कर देते हैं। इस कॉइल को ऐसे रखने की बजाय एक कॉइल यूं रखी और मान लीजिए दूसरी कॉइल को ऐसे रख देते हैं, ये भी तो रिलेटिव ओरिएंटेशन है। समझ आ गया? तो या फिर इतना दूर रख देते हैं, जरूरी नहीं है उस पर बाउंड ही किया जाए। तो रिलेटिव ओरिएंटेशन पर भी डिपेंड करता है कि उनको एक दूसरे के परपेंडिकुलर रखा जा रहा है, एक दूसरे के पैरेलल रखा जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर बाउंड किया गया है। ये सब पॉइंट्स यहां पर आते हैं। ठीक है भाई, आप इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर इसी का एक अगला पार्ट, एक पॉइंट और आगे बढ़ाएंगे। ये हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में अभी बताया है। चलो देखिए, मान लीजिए अब की बार आपसे ये कहा जाए कि आपने प्राइमरी में करंट नहीं दिया, सेकेंडरी में करंट दिया आई, और प्राइमरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो क्या आप निकाल सकते हो? तो मैं आपको बहुत जल्दी से एक बार बता देता हूं, अगर आप करंट सेकेंडरी में दोगे तो फील्ड किसका होगा? सेकेंडरी का होगा। B2 इज इक्वल टू μ2, सॉरी बेटा N2 μ0 I2। समझ आ गया होगा भाई? करंट जिसमें लोगे उसी का मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड B2 ने दिया, अगर मैग्नेटिक फील्ड B2 का है, सेकेंडरी कॉइल का है, क्योंकि ये सेकेंडरी की बात चल रही है, सेकेंड कॉइल के अंदर करंट दिया, वही अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उस फील्ड का लिंक प्राइमरी के साथ करना है, क्योंकि दो कॉइल है ना, जरूरी नहीं है हमेशा प्राइमरी में दिया जाए। करंट सेकेंडरी में दोगे तो ईएमएफ प्राइमरी में प्रोड्यूस हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के रिवर्स कर देते हैं। अब हमने क्या कहा कि भाई फ्लक्स किस में प्रोड्यूस होना चाहिए? फर्स्ट में। ये फ्लक्स क्या है? प्राइमरी लिंक है। प्राइमरी कॉइल के साथ कितना लिंक है फ्लक्स का? Φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B2 इंटू क्या लिखा जाएगा? A1, क्योंकि एरिया प्राइमरी का लेना है, फील्ड B2 का लेना है। क्या पता प्राइमरी का एरिया कम हो? मेरी बात समझ गई ना? तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो B2 की फील्ड लाइंस है, सेकेंडरी की जो फील्ड लाइंस है, क्या पता वो सारी की सारी प्राइमरी में से नहीं जा रही हो, प्राइमरी कॉइल छोटी हो। समझ आ गया ना? तो एरिया किसका लेना है? प्राइमरी का। अब वैल्यू लिख देंगे तो फाइव जो 1 निकाला जाएगा, और दूसरी बात इसके टोटल फ्लक्स निकाला जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स किसके लेने? प्राइमरी के, क्योंकि ये तो ईच टर्न में था ना, ये किस में था? फ्लक्स इन ईच टर्न। और प्राइमरी के सभी n नंबर ऑफ टर्न्स में से पास हुआ तो नंबर ऑफ टर्न्स से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? N1। तो ये तो क्या आ गया? टोटल फ्लक्स आ गया। तो Φ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N2 μ0 I2 इंटू N1। बोलो हो गया कि नहीं? मल्टीप्लाई बाई A1। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। B2 की वैल्यू N2 μ0 I2 ये लिख दी, N1 A1 सभी लिख दिए। N2 को क्या लिख सकते हो? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
हो गया। अब phi 1 निकालना है तो phi 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे I2, क्योंकि करंट गिवन इन सेकेंडरी फ्लक्स लिंक्ड विद प्राइमरी। भाई यही तो पढ़ रहा है ना, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, तो करंट एक में पास कर रहे हो, फ्लक्स दूसरे में प्रोड्यूस हो रहा है। तो phi 1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे M12 इंटू I2। M12 को क्या कहा जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन प्राइमरी कॉइल, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड। मतलब यहां पर प्राइमरी की म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में आपने बताना है, समझ गए कि नहीं, कि प्राइमरी कॉइल के अंदर कितनी म्यूचुअल इंडक्टेंस है जो सेकेंडरी के साथ लिंक कर रहा है। जितनी म्यूचुअल शेयरिंग कम होगी उतना ही कम हो जाएगा, जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। M12 का मतलब यही है। अब इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं तो M12 I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 अपॉन L म्यू नॉट I2 N1 A1 हो गया। यहां से I2 कैंसिल हो गया, M12 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास N1 N2 म्यू नॉट A1 अपॉन L। कोई प्रॉब्लम है, एरिया लगभग सेम है तो A लिख सकते हो। आप एक बात बताइए, M12 आपके पास आया N1 N2 म्यू नॉट A अपॉन L, और M21 भी आपने निकाला था, क्या था वो N1 N2 म्यू नॉट A अपॉन L। भाई इन दोनों में क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं यहां पर, और एक बात याद भी रखना कि यहां पर जो एरिया है ना, वो जो स्मॉल कॉइल है, जो छोटी कॉइल है, उसका एरिया आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक बात ध्यान से समझिए, आपने क्या किया, ये एक बहुत बड़ी कॉइल है, ठीक है, इसके अंदर आपने एक छोटी सी कॉइल को रख दिया, यहां पर ऐसे रख दिया। अब आप एक बात बताओ, मान लो ये फ्लक्स पास हो रहा है, ठीक है, अब इसमें आपने फ्लक्स को ये करंट पास किया तो इसकी फील्ड लाइंस तो बाहर से निकल जाएगी, इसके बाहर वाले एरिया का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, हम तो केवल इतने से एरिया को लेंगे। मेरी बात समझ गई कि नहीं? बोलो लेंगे या नहीं लेंगे? और अगर मान लीजिए करंट छोटी वाली कॉइल में पास हुआ और वो इतने से एरिया से पास हुआ, ये तो बड़ी कॉइल है, वो तो कंप्लीट इसमें से चला ही जाएगा। मेरी बात समझ गई कि नहीं? तो आपने इसको ध्यान से समझना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस प्राइमरी ने सेकेंडरी को जितना दिया, सेकेंडरी भी प्राइमरी को उतना ही देगी, दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग है। समझ आ गया? प्राइमरी का लिंक जितना सेकेंडरी के साथ है उतना ही सेकेंडरी का लिंक प्राइमरी के साथ मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तो आपने इस पॉइंट को याद रखना है। M12 इज इक्वल टू M21, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ये दोनों का सेम होगा, ये अमाउंट में हमेशा इक्वल रहेगा। पॉइंट क्लियर हुआ? तो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, और मैंने आपसे वो तो बता ही दिया था, म्यूचुअल इंडक्टेंस 5 पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। 5 पॉइंट्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ कॉइल्स, पर रिलेटिव परमिएबिलिटी, एरिया ऑफ कॉइल, फोर्थ पॉइंट रिलेटिव सेपरेशन, ठीक है, रिलेटिव सेपरेशन बिटवीन द टू कॉइल्स, और उसके बाद हमने लास्ट पॉइंट बताया था रिलेटिव ओरिएंटेशन बिटवीन टू कॉइल्स, प्राइमरी कॉइल्स एंड सेकेंडरी कॉइल। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं बेटा, कपलिंग। क्या पढ़ते हैं भाई? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग पढ़ते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग को बेटा K से लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है M अपॉन L1 L2 अंडर रूट। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब है कि बोथ कॉइल्स, एक मिनट में,
दोनों कॉइल को एक दूसरे के ऊपर बाउंड किया हुआ है। जब दोनों कॉइल को एक दूसरे पर बाउंड किया हुआ है तो हमने यहां पर सबसे पहले क्या पढ़ा था, सेल्फ इंडक्टेंस, फिर क्या पढ़ा था हमने, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो दोनों हमने अलग अलग पढ़े। अब दोनों को एक दूसरे पर बाउंड किया तो हमने कहा कि ये प्राइमरी कॉइल है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L1, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस L2। क्लियर। और इन दोनों के बीच में जो ये सीरिंग है, जैसे कि हम बात करें कि एक कॉइल हमारे पास यूं है, दूसरी कॉइल हमारे पास इस शेप में है। अगर हम बात करें कि एक कॉइल प्राइमरी कॉइल हमारे पास ऐसे है और सेकेंडरी जो कॉइल है वो हमारे पास ऐसे है। क्लियर। तो इनकी म्यूचुअल शेयरिंग के ऊपर बात करते हैं और वो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग डिसाइड करेगा। समझ आ गया। अगर कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात करें तो ये कहता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट ऑफ L1 L2, ये फॉर्मूला होता है। एंड k लाइज बिटवीन, इसकी वैल्यू जो लाई करेगी 0 to 1, 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू लाई करेगी। 0 किसकी होगी, जिसका m0 होगा, m0 होगा। देखिए ये इन दोनों का प्रोडक्ट और अंडर रूट करोगे तो इनफाइनाइट नहीं हो सकता। आप ये कहोगे कि जिसका m0 है उसके लिए k की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। जिसका m1 है उसके लिए k की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ आ गया। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये m0 किस केस में होगा, इस केस में होगा जब इन दोनों को काफी दूर रख दिया जाए। अगर हम 1 की बात करते हैं तो किस केस में होगा, जब दोनों की म्यूचुअल शेयरिंग एक दूसरे के ऊपर हो जाए, मतलब इस तरह की जो शेयरिंग होती है उसमें m की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। सर k की वैल्यू क्या हो जाती है, 1, क्योंकि इसमें म्यूचुअल शेयरिंग मैक्सिमम होती है। टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर्स द सेकेंडरी कॉइल, इस तरह की शेयरिंग जिसमें एरिया भी सेम हो, दोनों कॉइल को एक दूसरे के ऊपर टाइटली बाउंड कर दिया जाए, उस केस के अंदर k की वैल्यू 1 हो जाएगी। समझ आ गया। ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है कि इन दोनों का कपल बनाना है और दोनों की शेयरिंग को किस तरह से करना है, एक ये पॉइंट था। ठीक है। मैं आपको एक एनसीईआरटी क्वेश्चन बता रहा हूं। एक एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, चलो देखिए। ये कहता है कि एक डायग्राम बना हुआ, ये डायग्राम है और इसके अंदर एक कॉइल रखी हुई है, छोटी सी कॉइल रखी हुई है। ये सेकेंडरी कॉइल है, मतलब दो कॉइल है, किसी को भी प्राइमरी किसी को भी सेकेंडरी आप ले सकते हो। बट इन्होंने कहा कि इस कॉइल को हम प्राइमरी बताएंगे, इस कॉइल को हम सेकेंडरी बताएंगे, P and S मैंने लिख दिया। ये कहता है शोन इन फिगर ए शॉर्ट सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर। इस सोलेनॉइड की जो लेंथ है वो है 4 सेंटीमीटर, मीन्स सेकेंडरी है, तो लेंथ को L2 लिख देता हूं, 4 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻² मीटर लिख देता हूं। एंड नंबर ऑफ टर्न्स 100 लाइन इनसाइड इट। इसके अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कितने हैं, 100। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है ऑन द एक्सिस ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ लेंथ। जो ये तो हमने क्या कहा था, L2। जो लॉन्ग सोलेनॉइड है इसकी लेंथ को हमने L1 बता दिया, दोनों की लेंथ डिफरेंट है। L1 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। 80 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻⁻² मीटर। उसके बाद लॉन्ग एंड नंबर ऑफ टर्न्स 1500। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 1500। ठीक है भाई। ये सेकेंडरी के, ये प्राइमरी के हैं, ये प्राइमरी के हैं तो L1 N1 से लिख दिए, सेकेंडरी था तो L2 L2 से लिख दिया। उसके बाद कहता है रेडियस 2.0 सेंटीमीटर। जो हमारे पास ये जो कॉइल बताई गई है, कौन सी कॉइल,
शॉर्ट कॉइल, जो शॉर्ट सोलेनोइड ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, इस कॉइल की रेडियस को 2 सेंटीमीटर बताया गया। तो मतलब हम यहाँ से R2 इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर। एंड आगे कहता है व्हाट इज द फ्लक्स, रेडियस दी हुई है, बस इतना ही गिवन है। आगे ये कहता है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द लॉन्ग सोलेनोइड इफ ए करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लो थ्रू द शॉर्ट सोलेनोइड। इसमें जो करंट है ना बेटा वो 3 एम्पियर है, मतलब सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है तो इसमें जो करंट है 3 एम्पियर है, तो I2 इज इक्वल टू 3 एम्पियर लिख दू। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ भाई। I2 सेकेंडरी के अंदर 3 एम्पियर है। ये कहता है फ्लक्स थ्रू प्राइमरी कॉइल। अब आप बता दीजिए भाई, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या बताया था हमने भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे सबसे पहले। तो मैग्नेटिक फील्ड किसमें है, सेकेंडरी में है, तो N2 μ0 I2 लिखा जाएगा। और फ्लक्स प्राइमरी के साथ लिंक है, तो फ्लक्स के लिए φ1 लिख दें। क्या हो जाएगा भाई, B2.A1। भाई प्राइमरी का निकालना है तो एरिया भी किसका होगा, प्राइमरी का ही होगा। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स किसके होंगे, टोटल नंबर, क्योंकि ये किसका है, फ्लक्स थ्रू ईच टर्न, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, तो ये टोटल फ्लक्स हो जाएगा। अब फॉर्मूला लिखना है भाई, φ1 इज इक्वल टू N1, B की वैल्यू की क्या है भाई, N2/L, सीधा लिख रहा हूं μ0 I2 इंटू A1। कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब आप सोच रहे हो सर A1 तो है ही नहीं बेटा, हमारे पास मैंने कहा था कि जब शॉर्ट सोलेनोइड है तो एरिया भी हम इसी का ही लेंगे। क्यों, क्योंकि ये इतने ही एरिया में से फील्ड लाइन जा रही है और एरिया में से तो जा ही नहीं रही, यूं बाहर निकल जाएगी। समझ आ गया। तो एरिया भी हम उसका लिख देंगे। हमारे पास N1 है, N2 है, μ0 की वैल्यू मालूम है, I2 मालूम है, लेंथ मालूम है। समझ आ गया। और दूसरी बात, यहाँ पर लेंथ अलग अलग है, N2 लिया हुआ था ना, तो अपॉन L2 लिख दो, N2/L2। समझ आ गया। तो ये हमने क्या निकाल दिया बेटा, फ्लक्स निकाल दिया। उसके बाद कहता है ऑल्सो ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द 2 सोलेनोइड। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालिए बेटा, सीधा सा फॉर्मूला है M12 या M21, क्या फॉर्मूला आया था, N1 N2 μ0 A/L। बोलो आया था, यही आया था ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M12 भी निकालना है और M21 भी निकालना है। दोनों के लिए अलग अलग लगाई, दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला होगा। अगर यहां से अगर आप वैल्यू निकालते हो, मान लीजिए आपने कहा कि सेकंड के अंदर हमने पास किया था, तो φ1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2 और φ1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, M12 इंटू I2। म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल विद रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी कॉइल। समझ आ गया। यहां से अगर यही जो आप निकाल रहे हो, यहीं से अगर आप M12 निकालते हो तो क्या हो जाएगा, हमारे पास लेंथ L2 आएगी और एरिया A1 आएगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। और अगर मान लीजिए आपने ये कहा M21 निकालना है, तो N1 N2 μ0 A2/L1 आ जाएगा। समझ आ गया। करके देखिए, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक और एनसीईआरटी क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप उसको भी एक बार करके देखिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस हमने कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के देखना, एक बार इसकी प्रैक्टिस करना। आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।